नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 13 जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में दिए गए हैं। तो जिस माध्यम से आप हैं उस माध्यम में प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। प्रश्न को पढ़ने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, द प्रेजेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट्स एक्टिव जियोमॉर्फिक प्रोसेस डू नॉट एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना और इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम निम्नलिखित में से किस क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पर नहीं है की बात की गई है। तो बताइए, पहला दिया गया अर्थ एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा दिया गया है वॉल्केनिक डिपॉजिट, थर्ड दिया गया है अर्थ एक्सट्रानियस फोर्स। इसको आप एक्सोजेनिक फोर्स कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। एक्सोजेनिक फोर्स आपने पढ़ा होगा, जब चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो दो फोर्सेस की बात अगर हम करें तो अर्थ के एंडोजेनिक फोर्स, जो क्रस्ट के अंदर जो फोर्स आपका डेवलप हो रहा है ड्यू टू हीट, प्रेशर, ठीक है, दाब के वजह से, तापमान के वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो अर्थ के इंटीरियर जो उसका स्ट्रक्चर है उसके कारण जो फोर्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्स की जब हम बात करेंगे तो जैसे विंड, सन, ठीक है, ये सब क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स है। यहां पर प्लेट टेक्टोनिक फोर्स की बात की गई है, तो आपको बताना है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में विच डज नॉट एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का अंतर्जनित बल। मैंने आपको बता दिया कि जो पृथ्वी की भिन्न भिन्न परतों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल कोर के बारे में आपने पढ़ा है, और आपने पढ़ा है कि पृथ्वी की जब हम इंटीरियर स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर फोर्स आपका डेवलप होता है ड्यू टू हीट, प्रेशर, ठीक है, ज्वालामुखी निक्षेप, वॉल्केनिक डिपॉजिट, वॉल्केनिक इरप्शन। पृथ्वी का बाहर जनित बल मैंने आपको बताया सन के वजह से, ठीक है, यहां पर भी हीट प्रेजेंट होती है, आउटर की बात की जा रही है, ठीक है, विंड की वजह से। प्लेट विवर्तनिक की बल, प्लेट टेक्टोनिक फोर्स, आपको पता है जब हम पृथ्वी की क्रस्ट को पढ़ते, लिथोस्फीयर को पढ़ते तो वेरियस प्लेट्स में डिवाइडेड है ना, और हर प्लेट्स के बीच में आपका क्या मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि दो प्लेट एक दूसरे की इस तरीके से आके क्या करती हैं, भिड़ जाती हैं, ठीक है, कभी कभी एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स में, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो परिणाम स्वरूप अस्तित्व में नहीं है, तो उसमें खाली आपका वॉल्केनिक इरप्शन होगा, ठीक है, ये वॉल्केनिक डिपॉजिट। तो सेकेंड खाली होगा यहाँ पर, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि अस्तित्व में नहीं है पूछा गया इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म ऑफ द हिमालय आर शिवालिक एंड दून, ठीक है। अगर हम हिमाचल हिमालय की बात करें, हिमाचल द आउटर मोस्ट रेंज की बात करें तो हम कहते हैं ना शिवालिक रेंज, दून, ठीक है। तो यहां पर ये बिल्कुल सही है, देहरादून बोला था ना, देहरादून, ठीक है। बृहद हिमालय की घाटियों में भूटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। अगर हम देखें ग्रेटर हिमालयन रेंज में आपको भूटिया ट्राइब्स दिखती हैं, ये भी सही है। कौन सा असत्य है बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। फूलों की घाटी हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। वैल्यू ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन द हिमाचल हिमालयन रीजन, ये भी सही है, हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ फ्लावर, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है, ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि असत्य बोला है। ध्यान दीजिएगा क्लास, प्रश्न में ये जरूर दिया करिए कि क्या पूछा गया है, ध्यान दिया करिए इस चीज पे कि क्या पूछा गया। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, असत्य पूछा गया कि सत्य पूछा गया, और पहला ही स्टेटमेंट देखते हैं और टिक लगा के आ जाते हैं परीक्षा में,
क्योंकि उस समय प्रेशर में रहते हैं और जब घर आके चेक करते हैं, ओ नो इसमें तो नॉट लिखा था या ध्यान ही नहीं दिया, असत्य पढ़ा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। देखिए ऊंचाई पे जो स्थित घास के मैदान है ना, उनके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको बुग्याल कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए क्लास। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहते हैं। ठीक है। शिवालिक एवं दून घाटियां हिमाचल हिमालय की प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। आपको पता है आउटर रेंज को हम शिवालिक रेंज कहते हैं। ठीक है। यहां पर देहरादून जब आप जाओ तो देहरादून में आपको जो वहां पर जो वैलीज दिखेंगी, जो रेंजेस दिखेंगे वो बहुत हाई नहीं होंगे, लेकिन जैसे आप मसूरी की तरफ आगे की तरफ बढ़ोगे जो रेंजेस हैं वो आपके हाई होते जाते हैं, माउंटेन रेंजेस। इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण दून मिलते हैं जिनमें प्रमुख चंडीगढ़ का काल का दून, ठीक है, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून तथा कोटा दून है। इसमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। बृहद हिमालय की घाटियों में भूटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, ये भी प्रश्न में दिया था, ये भी क्लियर होगा। हिमाचल हिमालय क्षेत्र में ही फूलों की घाटी विद्यमान है जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। तो यहां पर जो चारों पॉइंट दिए थे उसमें से जो आपका गलत पॉइंट था वो ये था कि ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं और बने भी हैं। अगर आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे तो इसी तरीके से प्रश्न बनते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा समय हट जाती ताकि आपको प्रश्न ढंग से दिखे। दल बदल से संबंधित प्रावधान, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात यहां पर की गई है। एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं ना। दल बदल से संबंधित प्रावधान 1995 में संविधान में जोड़ा गया। इस कानून से संबंधित अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको पता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, और अगर हम देखें शेड्यूल में, अनुसूचियों में, तो 10 शेड्यूल में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। तो यहां पर जो 1995 दिया गया ये आपका गलत है। ये 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई थी और इसे 10वीं अनुसूची में रखा गया था। तो ये तो गलत हो गया। द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू दिस लॉ इज मेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी गलत है। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस हाउस का, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। लोकसभा की बात करेंगे तो स्पीकर हो जाएगा, ठीक है, और जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो चेयरपर्सन हो जाएगा। तो यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन से सही है, ध्यान दीजिएगा। तो ना तो एक ना तो दो, ठीक है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। देखिए मैंने आपको बता दिया, वर्ष 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे लिखा है 10वीं अनुसूची में से जोड़ा गया, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको दे दी है पहले। इस कानून से संबंधित अयोग्यता डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय सदन के अध्यक्ष, लोकसभा के संदर्भ में देखेंगे तो स्पीकर करेगा, ठीक है, और राज्यसभा के संदर्भ में देखेंगे तो सभापति, चेयरपर्सन। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम प्रश्न का उत्तर बहुत ही जल्दी दे रही हैं या कुछ और एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, कहीं पर कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, कहीं पर भी अगर दिक्कत होती है पहले प्रश्न को आराम से पढ़ लीजिए। इस प्रश्न को पढ़िए। यहां पर एक तरफ रिवर दिया गया है, दूसरी तरफ उद्गम स्थान दिया गया है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। झेलम की बात की गई है, उसके बाद सतलज, ब्यास और रावी। तो बताइए झेलम का उद्गम स्थल क्या है? वेरिनाग झरना, सतलज राकसताल, ब्यास ब्यासकुंड, ये तो क्लियर है। सी का थर्ड एक जगह दिया भी गया है, आसान ऑप्शन सेट किया गया है। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान देते आप तो ब्यास का उद्गम स्थल ब्यासकुंड है। आप सीधे देखते सी में खाली एक ही सही मैच है 3, तो आप सीधे ए को टिक लगा सकते हो। जब रावी नदी की बात करेंगे तो कुल्लू घाटी, ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए झेलम की हम जब बात करेंगे तो वेरिनाग झरना, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी की तलहटी में स्थित वेरिनाग झरने से होता है। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। जरूरी नहीं है इस मतलब अभी जो पेपर हो उसमें पूछ ले, लेकिन हो सकता है अगले बार वाले पेपर में पूछ ले या फिर किसी और पेपर में पूछा जाता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं।
खाली मैं यूपी पीसीएस की बात नहीं कर रही हूँ, आप अदर स्टेट्स के भी एग्जाम देख लेंगे पीसीएस के, वहां पे भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी प्रश्न बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, झेलम वेरीनाग झरना, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाब श्रेणी की तलहटी में स्थित वेरीनाग झरना से हुआ है। सतलज की हम बात करेंगे तो राकसताल झील, याद रखिएगा सतलज नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के पास तिब्बत में स्थित राकसताल झील से होता है। ब्यास कुंड, ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है। और कुल्लू पहाड़ी की हम बात करेंगे तो रावी नदी का उद्गम कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पास से होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, यहां से परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए, पहले के टेस्ट में भी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है, यूरोप की डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस राजधानी से होकर नहीं बहती है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न है, आपको बताना है डेन्यूब नदी जो है यूरोप की, वो किस कैपिटल से होकर नहीं गुजरती है? वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बर्लिन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है बर्लिन। ठीक है, बर्लिन किसकी कैपिटल है? बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है। बर्लिन में कौन सी नदी फ्लो करती है? स्प्री। याद रखिएगा ये चीज, ये सारे पॉइंट्स परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर हम डेन्यूब नदी की बात करें तो डेन्यूब नदी जो है वो जर्मनी में फ्लो तो करती है, जर्मनी में ये फ्लो तो करती है, लेकिन जर्मनी के कैपिटल से नहीं फ्लो करती है। ये याद रखिएगा, यही प्रश्न में पूछा गया था कि बर्लिन में डेन्यूब नहीं है, स्प्री नदी है, ये याद रखना है। अब यूरोप की 5 राजधानियों से होकर जो नदी बहती है डेन्यूब, वो किन किन 5 राजधानियों से होकर गुजरती है इसको देख लीजिए एक बार। जैसे बुकारेस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, रोमानिया की कैपिटल, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, फिर उसके बाद बुडापेस्ट हंगरी, वियना ऑस्ट्रिया और ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है डेन्यूब नदी से और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भी प्रश्न बने। अगर डेन्यूब नदी के ओरिजिन की बात करते हैं तो ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ये ड्रेन कहां होती है? ये ड्रेन होती है जाकर ब्लैक सी में, ये मैंने आपको बताया है। देखिए कहां ड्रेन हो रही है? ब्लैक सी में ड्रेन हो रही है। जर्मनी में इधर देखेंगे आप ब्लैक फॉरेस्ट से ये आपकी ओरिजिनेट हो रही है, फिर यहाँ पर वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुचारेस्ट से होकर ये आपके ब्लैक सी में जाकर ड्रेन हो जा रही है। क्लियर क्लास? आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से किन स्थलाकृतिक संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोला गया है अफ्रीका जो है वो यूरोप से कैसे अलग होता है? जिब्राल्टर जल संधि द्वारा, भूमध्य सागर द्वारा, उत्तरी अटलांटिक सागर द्वारा, बाबल मंडेब जल संधि द्वारा। वीडियो को पॉज करना है तो पॉज कर लीजिए। वैसे मैप वाली जो क्लास मैंने ली थी आप लोग की और वहां से परीक्षा में प्रश्न बने थे, ये आप ही लोग ने मुझे बताया था कि मैम प्रश्न बने हैं, आप ही लोग एग्जाम देके आए थे तो आपने मुझे बताया था। तो वहां से ये प्रश्न मैं फिर आपसे पूछ रही हूं। देखिए रिवीजन, इसी तरीके से हम चीजों को रिवाइज करवा देंगे आपको। तो यहां पर मुझे बताइए, ये प्रश्न मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, जब हम यूरोप और अफ्रीका की बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, तो दोनों कैसे कैसे अलग होते हैं? तो आपको दिखती है जिब्राल्टर की जल संधि और भूमध्य सागर, दोनों को अलग करते हुए। अभी मैं मैप में आपको दिखाती हूं, यहां पर ए जो है वो आपका सही उत्तर है। मैप में डिस्कस करें एक बार। यहां पर देखिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इधर आपको जिब्राल्टर स्ट्रेट दिखता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, और ये यूरोप का हिस्सा है। और यूरोप में अगर आप कंट्री देखोगे तो ये स्पेन है, ठीक है, और इधर आपको अफ्रीका का मोरक्को दिखेगा। तो जिब्राल्टर की बात करेंगे जब हम, ध्यान दीजिएगा क्लास जो मैं आपको बताने जा रही हूं, जिब्राल्टर के जब हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है ये अफ्रीका को यूरोप से अलग कर रहा है। और अगर अफ्रीका के किस कंट्री को, तो मोरक्को याद रखना है आपको, और यूरोप के स्पेन को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है?
इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रही है। क्लियर? चल अभी एक और प्रश्न का उत्तर दो। यहां पे देख लो, ये क्या है? जिब्राल्टर की जल संधि। इधर आपको मोरक्को दिख रहा है, इधर आपको यूरोप का स्पेन दिख रहा है, दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है और इधर आपका पूरा यूरोप है। क्लियर? अब इस प्रश्न को देखो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? एशिया को महाद्वीप से कौन अलग कर रहा है, ये बोला गया है। अभी एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है, एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग कर रहा है, बताइए। चलिए, स्वेज नहर, लाल सागर, बाबल मंडेब जल संधि, मोजाम्बिक चैनल। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए क्लास। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है लाल सागर, बाबल मंडेब संधि और मोजाम्बिक चैनल। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट क्लास, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, यहां पर आपका स्वेज नहर, बाबल मंडेब और आपका लाल सागर। मोजाम्बिक नहीं, मोजाम्बिक तो अफ्रीका के इधर आ जाएगा ना, नीचे की तरफ। जब आप अफ्रीका का मैप देखेंगे, इधर ध्यान दीजिए, यहां पर ये देखिए, ये इधर मोजाम्बिक है ये। ठीक है, क्लियर है ना? और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इधर एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया की। तो मोजाम्बिक तो इधर हो गया, तो इधर तो आपको रेड सी स्वेज कैनाल दिखेगा और बाबल मंडेब जल संधि दिखेगी। क्लियर है? अभी मैप में इसको भी हम दिखा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3। 1 2 3 आपका सही उत्तर है, सी आपका सही है। ठीक है, पता चल गया ना इधर क्लास? ध्यान दीजिएगा, ये गलती से मैंने मोजाम्बिक बोल दिया। मोजाम्बिक अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका के मैप में इधर की तरफ है और हमारा एशिया इधर की तरफ है। इधर आपको रेड सी ये देखने को मिल रहा है, फिर इधर बाबल मंडेब दिखेगा और इधर स्वेज कैनाल। ठीक है, तो ये एशिया को अफ्रीका से सेपरेट कर रहा है। क्लियर हो गया होगा मैप में? और अच्छे से क्लियर कर दे इस चीज को। यहां पर देख लीजिए एक बार, फिर से मैं रिवाइज कराती हूं आपको। ये अफ्रीका है, ठीक है। इधर अगर आप आओगे तो इधर आपको एशिया, ठीक है, इधर यूरोप। यहां पे मैंने बताया यूरोप का स्पेन है, इधर अफ्रीका का मोरक्को है, और कौन सा स्ट्रेट है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर स्ट्रेट है। क्लियर? ऐसे ही आपको अपने घर पे भी बैठ के मैप में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये आप देखेंगे, ये वाला जो पूरा रीजन है ये मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी है किधर? ये वाला, ठीक है, ये पूरा ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, यहां पे आप देखोगे ये वाला, ये पोर्शन, ये वाला, ये क्या है? ये रेड सी है। क्लियर है? यहां पर आप देखोगे तो ये बाबल मंडेब स्ट्रेट है। ठीक है, और इधर आप आओगे तो इधर आपको स्वेज कैनाल दिखेगा। तो अगर आपसे पूछेगा अफ्रीका को एशिया से कौन कौन अलग कर रहा है, तो स्वेज कैनाल, ठीक है, रेड सी और बाबल मंडेब स्ट्रेट। अफ्रीका को यूरोप से मेडिटेरेनियन सी और जिब्राल्टर जल संधि। यहां पर देख लो, ये स्वेज कैनाल हो गया, इधर रेड सी हो गया, ठीक है, इधर बाबल मंडेब है और इधर गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है, बाबल मंडेब जो है वो रेड सी को कनेक्ट कर रहा है, किससे? गल्फ ऑफ एडन से। ये देखो, ये है बाबल मंडेब, इधर गल्फ ऑफ एडन है, इधर आपका रेड सी है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पर एक ट्रिक दी गई है, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रेड सी के बॉर्डर पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपकी। तो इसको याद करने के लिए आपको बस याद रखना है यस डी या फिर डेजी, कुछ भी। कुछ लोगों को डेजी याद रहता है तो मैं कहती हूं डेजी याद कर लो, DESSEY, डेजी। निमोनिक है ये, डेजी करके आप याद रख सकते हो या फिर यस डी करके। ठीक है, जहां पर ई इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, येमेन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती।
क्लियर है? देख लो, ये रेड सी है आपका, इधर ये इरिट्रिया दिख रहा है, जिबूती दिख रहा है, सूडान, इजिप्ट, ठीक है, दिख रहा है क्लास। और यहां पर आपका हो गया, चलो ये यमन हो गया। कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा। और इधर सऊदी अरेबिया हो गया। क्लियर? चलो, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कहीं पर भी जरूरत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप दिख रहा है, ये एशिया दिख रहा है। यहां पर ये आपको रेड सी दिख रही है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन, ठीक है क्लास। यहां पर बाब अल मंडेब स्ट्रेट, क्लियर है। यहां पर आपको स्वेज कैनाल, ये देखो ये क्या है, मोरक्को है। यहां पर ये क्या है, स्पेन है। यहां पर कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर। ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। क्लियर? इधर मोजाम्बिक चैनल है, इधर हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का, समझ में आ रहा होगा, आशा करती हूं। इस प्रश्न को देखो, ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वेयर वॉज द मिट्टी बचाओ सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां पर स्टार्ट हुआ था, थाने, महाराष्ट्र, मैसूर, दरभंगा या फिर होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। डी आपका सही उत्तर है, यह परीक्षा में पूछा गया था। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। अब क्लास एक चीज यहां पर ध्यान देना कि आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे जब हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो 1973 उत्तराखंड, याद रखिएगा ये आप, ठीक है। इसमें क्या था, चिपको आंदोलन, क्या जो हग मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं ना, चिपको आंदोलन को हम हग मूवमेंट के नाम से, मतलब यहां पर जब पेड़ काटने के लिए पहुंचे तो जो लोग थे, वहां के जो निवासी थे, उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया और कहा इन पेड़ों को हम काटने नहीं देंगे, अगर आपको इन्हें काटना है तो पहले आपको जो औजार है वो हम पर चलाना होगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पूरे जो वहां के वृक्ष थे उनको बचाया था। वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए ग्रामीणों ने पेड़ों से लिपट कर विरोध किया था। प्रमुख नेता इसमें कौन थे, गौरा देवी थी, सुंदरलाल बहुगुणा। दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा जब भी चिपको मूवमेंट आएगा। 1973 आपको याद रखना है, उत्तराखंड, ठीक है। और यहां पर नाम याद रखना है गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा का, परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद साइलेंट वैली आंदोलन जो था वो केरल में हुआ था 1978 में, जल विद्युत परियोजना के विरुद्ध, ठीक है। जब भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगता है या कोई भी डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो आपको पता है वहां की जो जैव विविधता होती है वो नष्ट होती है, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट होगा, कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा तो वहां के जो इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे हैं, जो ट्राइब्स वहां पर रहते हैं, जनजाति रहते हैं, उनको उस स्थान को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसी के विरोध में ये प्रोजेक्ट हुआ था आपका साइलेंट वैली आंदोलन, क्योंकि ये कुछ इको सेंसिटिव जोन्स है ना, बायोडायवर्सिटी रिच है, जैव विविधता यहां बहुत है, तो ये इन प्लेसेस को संरक्षित उसमें रखा गया है। चलो फिर अपिको आंदोलन की बात करेंगे तो ये चिपको आंदोलन की तरह ही था, इसलिए इसका नाम भी आप देखते हैं अपिको आंदोलन है, ठीक है। ये कर्नाटक में हुआ था 1983 में, याद रखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है ये। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहां पर नर्मदा नदी पर जो बांध का निर्माण था, ठीक है, बांध के निर्माण के कारण जो वहां पर जैव विविधता की हानि हो रही थी, जो जहां वहां पर जो मतलब जो जनजाति रह रही थी उनको भी वहां से डिस्प्लेस किया जा रहा था, उसी के विरोध में ये था, ठीक है। मेधा पाटकर का नाम आपको यहां पर याद रखना है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूं, नोट डाउन करते हुए चलिए क्लास। टिहरी बांध विरोध परियोजना, तो आपको पता है बांध का निर्माण हो रहा है, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं जो वो लोग इसका विरोध करेंगे। 1978 उत्तराखंड, ठीक है। जंगल बचाओ आंदोलन 1982 बिहार, अब झारखंड वाले हिस्से में आ गया है ये। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन 1987 पश्चिमी घाट क्षेत्र में। राष्ट्रीय मछुआरा आंदोलन 1970 के दशक में भारत के तटीय क्षेत्रों में यह आंदोलन हुआ था।
तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से परीक्षा में प्रश्न बना है, वो अपिको आंदोलन से है, चिपको आंदोलन से है, साइलेंट वैली से है और नर्मदा बचाओ से है। तो ध्यान में रखिएगा, इन सारी चीजों को नोट करना है, तो आप नोट भी कर सकती हैं क्लास। ये प्रश्न रिपीट होता ही रहता है, कभी सुमेलित करने को दे दिया जाएगा, कभी 3-4 स्टेटमेंट्स के फॉर्म में दे दिया जाएगा, कभी मैच करने को दे दिया जाता है, लेकिन पूछ लिया ही जाता है। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कंबोज की बात करेंगे तो राजपुर हाटक, अस्मक पोतन पोटल, सुरसेन कौशंबी, कौशल श्रावस्ती। तो बताइए कैपिटल और महाजनपद की बात यहां पर की गई है, किस महाजनपद का कैपिटल करेक्टली मैच नहीं है बताइए। यहां पर मैंने आपको बोला था कभी भी किसी का बोझ को कम करना है तो कुछ चीजें हटा दो, तो कम बोझ हो जाएगा। कम बोझ हो जाएगा जब हम चीजों को हटा देंगे, हट, ठीक है, हाटक सही है, ठीक है। अस्मक, अस्मक, ठीक है, तो मक देखो, मक, अस्मक, ठीक है। मेकअप में मक होता है ना, मक, मेकअप, ऐसे करके याद कर लो। तो आप क्या करते हो, पोत लेते हो, मेकअप पोत लो, पोत लो, पोत लो, मक, पोतो, तो अस्मक मतलब पोतन, ठीक है, सही है, ये भी सही है। तो याद रखना आज से, मक, मेकअप, मक, कुछ ऐसे करके याद कर लेना, तो पोतन, ठीक है। फिर उसके बाद सुरसेन, सुरसेन कौसंबी गलत है, यहाँ पे मथुरा होगा, कौशल श्रावस्ती सही है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित मैच नहीं है, तो वो आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, सी आपका करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, यहां पर देख लीजिए क्लास एक बार, काशी की बात करेंगे तो आप सभी को पता है राजधानी वाराणसी, ठीक है। कौशल श्रावस्ती, अंग चंपा, जब शरीर में दर्द होता है, अंग अंग में जब दर्द होता है तो लोग कहते हैं चंपी करा लो, चंपा करा लो, थोड़ा चंपा करा लो, तो याद रहेगा अंग चंपा, ठीक है। मगध, गिरिव्रज राजगृह, वज्जी विदेह, मल कुशीनगर पावा, ठीक है, जहां पर मतलब बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। चेंदी सुकमती, वत्स कौशंबी, कुरु पांचाल, ठीक है, यहां पर देखो इंद्रप्रस्थ, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल अहिछत्र, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद मत्स्य विराटनगर, याद रखो मछली जो है एक बहुत ही विराट रूप में मछली को याद रखो, तो मत्स्य विराटनगर ऐसे करके याद रख सकते हो। सुरसेन मैंने आपको बताया था, भी इस प्रश्न में दिया गया था ना, सुरसेन जो है वो मथुरा का, मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ऐसे याद रखो कि कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, बहुत खूबसूरत सा सुर निकलता था, तो सुर से मथुरा याद रहेगा। अस्मक मैंने आपको बता दिया, मक याद रखना, पोतन, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक या राजपुर, अवंती, उत्तरी अवंतिका उज्जैनी, ठीक है, और दक्षिण अवंतिका महिष्मती। तो ये कुछ महाजनपद हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये सारे पॉइंट्स को। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब क्लास, महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न मेंस में भी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। कभी पूछा जा सकता है कि यूपी में कौन कौन से महाजनपद थे आपके, तो सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस शो करता है ना। तो देखो कुरु की जब हम बात करेंगे तो ये मेरठ दिल्ली वाला हिस्सा आपका हो गया, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। पांचाल की बात करेंगे तो बरेली, फर्रुखाबाद, ये वाला जो क्षेत्र है बदायूं, अहिछत्र और उत्तरी पांचाल इसकी आपकी कैपिटल थी। सुरसेन मथुरा वाला रीजन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। वत्स प्रयागराज वाले क्षेत्र को, ठीक है, प्रयागराज, बांदा, इस वाले क्षेत्र को। राजधानी क्या थी, कौशंबी थी। कौशल की बात करेंगे तो अवध क्षेत्र आपका हो गया, अवध क्षेत्र की राजधानी साकेत, ठीक है, तथा श्रावस्ती थी। मल देवरिया जनपद हो गया, ठीक है, कुशीनगर वाला कैपिटल मैंने आपको बताया कुशीनगर, ठीक है, पटरौना वाला क्षेत्र जहां पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण की भी प्राप्ति हुई है। काशी वाराणसी हो गया। अंग भागलपुर, मुंगेर, चंपा। मगध की अगर हम बात करेंगे, अब हम यूपी से आगे आगे हैं, मगध की बात करेंगे तो दक्षिणी बिहार, राजगृह, गिरिब्रज। वज्जी दरभंगा मुजफ्फरनगर वाला क्षेत्र हो गया बिहार में। मिथिला वैशाली जनकपुर।
अस्मक की बात करेंगे तो ये साउथ में है, परीक्षा में प्रश्न बनता है कि कौन सा महाजनपद जो है वो साउथ में लाई करता है, तो ये एकमात्र महाजनपद है जो कि साउथ में लाई करता है, अस्मक, गोदावरी नदी के तट के पास, ठीक है, पोतन आंध्र प्रदेश में है। अवंती की बात करेंगे, पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र हो गया। फिर गांधार, ये आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। कंबोज की बात करेंगे तो ये कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि प्रेजेंट में अगर आप इन क्षेत्रों को देखेंगे तो आपको कहां देखने को मिलेंगे ये क्षेत्र। ऐसे भी प्रश्न अब आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या बोला गया है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को आपको चुनना है। यह विश्व बैंक समूह की एक संस्था है, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना है। आपको IFC के बारे में बताना है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956। फिर उसके बाद आपको दिया गया इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मेंबर कंट्रीज। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। यहां पर आपका जो सही उत्तर है, ये तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बहुत ही जनरल से स्टेटमेंट है और तीनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, सही है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1956, सही है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द मेंबर कंट्रीज, सही है। डी आपका सही उत्तर है क्लास। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे सेंसस से रिलेटेड प्रश्न है 2011 के। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को दशकीय जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करिए, ठीक है। अधिक से कम की ओर आपको इनको व्यवस्थित करना है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बहराइच, श्रावस्ती। तो यहां पर डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ के अनुसार, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार अधिक से कम की ओर, तो सबसे अधिक अगर हम डिकेडल ग्रोथ की बात करेंगे तो सबसे अधिक डिकेडल ग्रोथ गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद गाजियाबाद में, फिर श्रावस्ती में, फिर बहराइच में। तो उत्तर क्या होगा आपका 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन में देखिए डी आपका सही उत्तर है। डिकेडल ग्रोथ देख लीजिए आप, अगर हम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे तो ये 22.2 है, ठीक है, 20 है, 22.20। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में है, फिर गाजियाबाद में, फिर श्रावस्ती और बहराइच में, ठीक है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर में डिकेडल ग्रोथ देखेंगे तो वो 49.1% है अप्रोक्सीमेटली, गाजियाबाद में 41.3%, श्रावस्ती में 30.5% और बहराइच में 29.3%। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्योटो प्रोटोकॉल, इससे रिलेटेड भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अब मैं मान के चलती हूं कि आप में से अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सारे प्रोटोकॉल्स याद होने चाहिए। अभी मैं एक बार रिवाइज भी करा दूंगी थोड़ा सा आप लोगों को, लेकिन मैंने कई बार डिस्कस भी किया है ये सारी चीजें, तो ध्यान दीजिएगा। दिस प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स फ्रॉम द ईयर 2002, ठीक है। द इनिशियल कमिटमेंट पीरियड ऑफ दिस प्रोटोकॉल was between 2008 and 2012. क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया है, इनफोर्स कब हुआ है 2005 में, ठीक है। इनफोर्स कब हुआ है 2005 में। और कमिटमेंट पीरियड की अगर हम बात करें तो 2008 से 2012 जो था वो इसका पहला कमिटमेंट पीरियड था, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, ठीक है। इस प्रश्न में क्या बोला गया है, फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि फॉल्स पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो आपका फॉल्स कौन सा है, दिस प्रोटोकॉल केम इनटू द फोर्स फ्रॉम द ईयर 2002, नहीं 2005, ये फॉल्स है। द इनिशियल कमिटमेंट पीरियड ऑफ दिस प्रोटोकॉल वाज 2008 एंड 2012, ये आपका सही है, इस वजह से उत्तर ए होगा। फॉल्स जरूर देख लीजिएगा क्लास, यही छोटी सी मिस्टेक एग्जाम में होता है, फॉल्स पूछा गया है यहां, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर
जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की COP3 की, तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बोला गया। क्योटो प्रोटोकॉल आया कब? 1997 में, ठीक है। 2005 को यह प्रोटोकॉल आपका लागू हुआ, ठीक है। और 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन किया था किसने? भारत ने, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 2002 में, ठीक है। और यहां पर देखिए इसकी प्रथम प्रतिबद्धता अवधि जो थी वो 2008 से 2012 थी, और जो दूसरी आपकी कमिटमेंट पीरियड था वो 2013 से 2020 था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी में होता है। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 टू 2012 था, दूसरा कमिटमेंट पीरियड 2013 से 2020 तक का था, ठीक है। 1997 में आया और 2005 में लागू हुआ था। यहां पर कुछ जानकारी आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड दी गई है। आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका ऑफिशियल कब हुआ था, आया कब था? 1987 में, और इनफोर्स कब हुआ है? 1989 में। ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पर कुछ कन्वेंशन दिए गए हैं और उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिया गया है। जब हम रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है? आर्द्रभूमि से, वेटलैंड से रिलेटेड है, 1971। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001। साइट्स की जब हम बात करते हैं 1973, याद रखिएगा, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, यहां पर CBD की बात की गई है। बॉन कन्वेंशन 1979, वेना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, नगोया प्रोटोकॉल 2010, किगाली अमेंडमेंट 2016, मिनामाता कन्वेंशन जो कि मरकरी से रिलेटेड है 2013, रॉटरडैम कन्वेंशन 1998। ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर ध्यान में रखिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं क्लास। यहां पर स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थ आवर डे में प्रतिवर्ष किस माह में आयोजित किया जाता है? अर्थ आवर डे की बात की गई है तो बताइए। लाइट बंद कर दी जाती है ना, तो अर्थ आवर डे किस माह में आपका सेलिब्रेट किया जाता है? तो मार्च, ठीक है, डी सही उत्तर है। अच्छा, अर्थ आवर डे जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है। और अगर हम भारत में देखें तो भारत में प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, अंतिम शनिवार को, ठीक है। WWF से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो याद रखेगा 1961 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और यहां पर जानवर कौन सा है? लोगों में जानवर कौन सा है? तो पांडा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। चलिए इस प्रश्न को देखिए, यहां पर क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है आपको। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। आगरा और इटावा राजस्थान से सीमा बनाते हैं। सोनभद्र छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। तो बताइए यहां पर, विद रेफरेंस टू द बॉर्डर एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर्म्स द बॉर्डर विद नेपाल, बिल्कुल सही है। आगरा एंड इटावा शेयर्स अ बॉर्डर विद राजस्थान। मैंने पहले की क्लास में अभी टेस्ट जो हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जब हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले जो राजस्थान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं वो आगरा और मथुरा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। अभी मैप में देख भी लेते हैं। सोनभद्र शेयर बॉर्डर विद छत्तीसगढ़। मैंने आपको ये भी बताया था जब हम सोनभद्र की बात करते हैं तो सोनभद्र मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ ना, बिहार के साथ और झारखंड के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? खाली 1 और 2 सही है, सॉरी क्लास 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि आगरा और मथुरा अपने बॉर्डर को राजस्थान के साथ शेयर करते हैं।
यहां पर देख लीजिए, ये आगरा हो गया, ये मथुरा हो गया और इधर राजस्थान हो गया। तो आगरा मथुरा अपने बॉर्डर को राजस्थान के साथ शेयर कर रहे हैं। इधर हम सोनभद्र की बात करेंगे तो इधर मध्य प्रदेश हो गया, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ ये अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, तो देखिए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये 7 आपके जिले हो गए। ठीक है, सहारनपुर की बात करेंगे तो सहारनपुर अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ और उत्तराखंड के साथ। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर इस चीज को मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का खाली एकमात्र जिला अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, वो है सहारनपुर। झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश का खाली एकमात्र जिला अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, वो है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ के साथ खाली एकमात्र जिला सोनभद्र अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। राजस्थान के साथ आगरा एवं मथुरा। मध्य प्रदेश की बात अगर हम करेंगे सबसे ऊपर है तो 11 जिले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिहार के साथ 7 है, उत्तराखंड के साथ 7 है, हरियाणा 6, दिल्ली 3, राजस्थान 2 और नेपाल के साथ तो मैंने आपको बता दिया 7 जिले, नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं क्लास। आगे देखते हैं इस प्रश्न को, यहां पर ध्यान दीजिए। एक तरफ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है, दूसरी तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। किशनपुर की हम बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी हो गया। ए का फोर्थ एक ही जगह दिया गया है। रानीपुर की बात करेंगे तो आपका क्या हो गया, चित्रकूट हो गया। महावीर स्वामी की बात करेंगे ललितपुर और कछवा की बात करेंगे बनारस। डी सही उत्तर है यहाँ पर। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आपको प्रश्न को और समय चाहिए पढ़ने के लिए आप आराम से प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। देख लीजिए क्लास, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं यूपी स्पेशल के। हस्तिनापुर वनजीव विहार मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में हो गया। राष्ट्रीय चंबल वनजीव विहार की बात करेंगे, इसको जरूर टिक लगा लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो आगरा और इटावा, ठीक है, आगरा इटावा क्षेत्र याद रखिएगा। चंबल वनजीव विहार। पीलीभीत वनजीव विहार, पीलीभीत में। कैमूर वनजीव विहार जो है वो मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। सोहेलवा वनजीव विहार बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। सोहगी बरवा वनजीव विहार महाराजगंज। कतनिया घाट वनजीव विहार बहराइच। रानीपुर वनजीव विहार बांदा एवं चित्रकूट। किशनपुर वनजीव विहार लखीमपुर खीरी। चंद्रप्रभा वनजीव विहार चंदौली। पार्वती अरंगा वनजीव विहार गोंडा। कछवा वाराणसी। महावीर स्वामी ललितपुर। विजय सागर वनजीव विहार महोबा। पटना वनजीव विहार एटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की जन्मस्थली है? आपको बताना है। जो जैन धर्म के 13वें आपके तीर्थंकर थे विमलनाथ, उनकी जन्मस्थली कौन सी है? तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है काम्पिल्य। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है क्लास। यहां पर देख लीजिए, काम्पिल्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में पड़ता है। फर्रुखाबाद, अगर आप देखेंगे इधर हरदोई के इधर आपको ये फर्रुखाबाद दिखेगा। ठीक है, प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे तो काम्पिल्य उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में पड़ता है। महाजनपद काल में यह दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। यहाँ पर 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की जन्मस्थली भी है ये। ठीक है, अब कांकड़ी देवरिया में पड़ता है और यहाँ 9वें जैन तीर्थंकर सुविधिनाथ का जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। मगहर आपको पता है, मगहर में संत कबीर जी की समाधि है। तीर्थंकर से रिलेटेड एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस तीर्थंकर को किस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है?
इससे रिलेटेड प्रश्न भी हम परीक्षा मतलब आने वाले समय में देखेंगे मॉक टेस्ट में, लेकिन आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न बना है। जैसे आदिनाथ को बैल से, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अजीत नाथ को हाथी से, संभव नाथ को घोड़े से, अभिनंदन जी को बंदर से। तो इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। महावीर स्वामी को सिंह से, नेमिनाथ को शंख से, यही आपकी परीक्षा में पूछा गया था। पार्श्वनाथ को सर्प से। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है क्लास, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रश्न को देख लीजिए, यहां पर क्या बोला गया है। मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको चुनना है, ठीक है। यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए वैधानिकी की प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दी प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेचर टू इन्फोर्स दी फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर आखिरी आपको दिया गया है द फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉन जस्टिसिएबल। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है, बताइए सही उत्तर कौन सा है। बी, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्लास। मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो पूछा जाता है कि आपके मूल संविधान में, यह प्रश्न बना था परीक्षा में कि जो आपका मूल संविधान था, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, क्या उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए नहीं, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं प्रेजेंट थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 4A में। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में, तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी थी, 10 थी। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और आज प्रेजेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है, 11 है। ये याद रखिएगा, जब जोड़ा गया था उस समय 10 थी, ठीक है। और अभी एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा से रिलेटेड था। ये याद रखिएगा। मूल कर्तव्यों के पालन हेतु नागरिक नैतिक रूप से बाध्य होता है। हालांकि इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं है। नीति निदेशक सिद्धांतों की तरह यह भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रारूप समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। क्या दिया गया है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। इस समिति ने अंतिम रूप से अपना प्रारूप अक्टूबर 1949 को में पेश किया था। तो बताइए, ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड है। इट वॉज फाउंड ऑन 29 अगस्त 1947। सही है ये। देयर वर अ टोटल 7 मेंबर्स। ये भी सही है। दिस कमिटी फाइनली प्रेजेंटेड इट्स ड्राफ्ट इन अक्टूबर 1949। ये गलत है। इन्होंने अपने ड्राफ्ट को पेश किया था 1948 में। कब? 1948 में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। कौन सा सत्य है? तो केवल 1 और 2 आपका सत्य है। तो चलिए क्लास, ये आज के क्लास का मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था। आज के क्लास के एंड करने से पहले, इसको एंड करने से पहले मैं थोड़ी जानकारी आपको दे दूं यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मेंस में किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी आपको बताया जाएगा। नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सारे टॉपिक्स को आपके कवर किया जाएगा। यहां पर एक्सपीरियंस टीचर द्वारा पर्सनल इंटरेक्शन और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। और रेगुलर मॉक टेस्ट होगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मॉक टेस्ट आपका रोज होता रहता है टॉपिक वाइज। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। साथ ही साथ क्लास में आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, उनकी जो
फीस है उसको रिफंड कर दिया जाएगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। लास्ट में जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट जो भी रहा हो आपका 2025 का, लेकिन अगर आपको अपीयर होना है 2026 के एग्जाम में पीसीएस में, तो आज ही से तैयारी में लग जाइए, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। देखिए, ये एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें कई बार आपको सफलता मिलती है, कई बार आप असफल हो जाते हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सत्य है कि ये जो जर्नी होती है ये बहुत आसान नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि भाई तैयारी करना दुनिया का आसान काम है, तो ये गलत है, मुश्किल कार्य है ये। कई बार होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। लेकिन आपको निराश नहीं होना है। अगर आपने अपना टारगेट बनाया है कि मुझे इस स्थान पर पहुंचना है, तो उसके लिए प्रयत्नरत रहिए, मेहनत करिए और खुद पर विश्वास करिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पे, बड़ों के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। परेशानियां सबके जीवन में आती है, लेकिन इस परेशानी का मतलब ये नहीं होता कि हम हताश होके बैठ जाएं, हम जीवन में एकदम कुछ करें ही ना। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए क्लास, कोई भी कहीं पर भी परेशानी होती है तो ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँगी। जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी कि पूरी डिकोड एग्जाम की टीम आप लोगों के साथ है, कहीं पर भी कोई भी परेशानी होती है हमें बताइएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए क्लास। थैंक यू सो मच क्लास।